राह हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा और भी है। अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं शफीक अहमद खान और मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि किस तरह रिचर्ड वेलेस्ली ने बिना सुल्तान से बातचीत करे ही उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि मॉरिशस में जाकर सुल्तान के वकीलों ने फ्रांस के कुछ सिपाहियों को यहाँ लाए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको उन लेटर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो सुल्तान ने दूसरे मुल्कों के राजाओं को मदद के लिए लिखे थे। वैसे तो सुल्तान ने कई छोटी बड़ी सल्तनतों को लेटर्स लिखे थे, मगर आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास लेटर्स और डिप्लोमेटिक मिशंस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जब वेलेस्ली की जंग के प्रिपरेशंस के बारे में सुल्तान को पता चला तो सुल्तान बहुत ही शॉक हुए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से मैसूर को घेर रखा था और अपने बॉर्डर्स के ऊपर अंग्रेज़ अपनी फ़ौजों को बढ़ाए जा रहे थे। ऐसे हालात में सुल्तान के सलाहकारों ने उनसे कहा कि हमें भी कहीं ना कहीं से मदद लेनी पड़ेगी। और दोस्तों, सुल्तान के जो पड़ोसी मुल्क थे उनसे तो सुल्तान को कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने या तो दूसरे राजाओं को ख़रीद लिया था या तो उन दूसरे राजाओं को डराकर उन लोगों को सुल्तान का साथ ना देने के लिए धमका दिया था। रिपोर्ट के इंसिडेंट के बाद सुल्तान ने एक एम्बेसी को फ्रांस भेजा था मदद के लिए, मगर वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। और जब वेलेस्ली की प्रिपरेशन एक हद से ज़्यादा बढ़ गई तब सुल्तान ने दूसरी एम्बेसी बाहर के मुल्कों के लिए भी भेजे। दोस्तों, सुल्तान ने मदद के लिए एक एम्बेसी टर्की भेजे थे, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर था उस ज़माने में। इस एम्बेसी में सुल्तान ने सैयद अली मोहम्मद कादरी, मदारुद्दीन और हुसैन अली ख़ान को फ़ौरन रवाना किए थे। मगर जब ये सुल्तान के वकील बसरा तक पहुँचे तो ऑलरेडी वहाँ पर अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था। और जैसे ही ये सुल्तान के वकील बसरा में पहुँचे तो उन लोगों को वहाँ से आगे जाने ही नहीं दिया गया। और कहा जाता है कि कई महीनों तक अंग्रेज़ों ने सुल्तान के वकीलों को वहीं पर बंदी बनाए रखा। और कुछ दिनों के बाद वही बसरा में उन वज़ीरों को श्रीरंगपट्टनम की जंग और हज़रत टीपू सुल्तान की शहादत की खबर मिली। इस खबर को उन वकीलों ने बिल्कुल नहीं माना, और जब हर तरफ ये खबर आम हुई तब उन वकीलों ने उन लेटर्स और कई तोहफे जो सुल्तान ने टर्की के सुल्तान के लिए भिजवाए थे उनको अंग्रेज़ों के हवाले करके वो लोग वापस आ गए। दोस्तों, मुझे लगता है कि सुल्तान के वकील यहाँ श्रीरंगपट्टनम से निकलने से पहले ही इस बात की खबर को सुल्तान के दरबार में मौजूद गद्दारों ने अंग्रेज़ों तक शायद पहुँचा दिए होंगे, और इसीलिए उन वकीलों को बसरा में ही रोक कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, सुल्तान ने एक और मिशन पर्शिया भेजे थे। पर्शिया आज के ईरान को कहा जाता था। और दोस्तों, पर्शिया से सल्तनत मैसूर के अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि हज़रत टीपू सुल्तान ने एक ईरान के शहज़ादे की मदद किए थे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर हो तो आपको याद ही होगा कि मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो डाली थी जिसका नाम था प्रिंस ऑफ ईरान मेट टीपू सुल्तान। दोस्तों, वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो की लिंक आ रही होगी, वहाँ से क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। सुल्तान के ये एम्बेसडर या फिर वकील मार्च 20, 1798 को मैंगलोर से रवाना हुए, और इसमें मीर अब्दुल रहमान और मीर आइनुल्लाह अली और मिर्ज़ा करीम अली बेग तब्रेज़ी थे। दोस्तों, लिखा गया है कि वो लोग पहले तब्रेज़ गए और वहाँ से वो लोग तेहरान रवाना होने वाले थे। सुल्तान के वकीलों को लगभग 40 दिन लगे थे मस्कट में, और वहाँ पर लगभग 1 महीने से ज़्यादा उन लोगों को एक जहाज़ को ख़रीदने में लग गया, और वो लोग बुशैर जुलाई 31, 1798 को पहुँचे थे। और फिर वहाँ से सितंबर 12 को शिराज के लिए निकले, और फिर शिराज से लगभग 3 महीनों के सफ़र के बाद वो लोग तेहरान पहुँचे थे। और उस वक्त तेहरान यानी ईरान या फिर पर्शिया के जो बादशाह थे उनका नाम था शाह फ़तेह अली ख़ान। और जब सुल्तान के वकील ईरान के बादशाह से मिलने गए तो कहा जाता है कि ईरान के बादशाह फ़तेह अली ख़ान ने बड़ी ही इज्जत के साथ इन लोगों का इस्तकबाल किया। दोस्तों, हज़रत टीपू सुल्तान पूरे हिंदुस्तान के बादशाह नहीं थे, मगर फिर भी जब उनके वकील ईरान पहुंचे थे तो वहां के बादशाह ने खुद उन वकीलों का इस्तकबाल किया था। और ये थी शान हज़रत टीपू सुल्तान की। और ये फ़ख्र की बात है हम सब हिंदुस्तानियों के लिए कि उस ज़माने में भी हम हिंदुस्तानियों की इज़्ज़त पूरी दुनिया में की जाती थी।
सुल्तान के वकीलों ने ईरान के बादशाह से मुलाकात करके उन्हें सारी बात बताई और साथ ही ये भी कहा कि सल्तनत मैसूर पे हमला होने वाला है। इस बात को सुनकर ईरान के बादशाह बहुत ही शॉक हुए और उन्होंने फौरन अपने 2 वकील बाबा खान और फतेह अली बेग को श्रीरंगपट्टनम जाकर यहाँ के हालात का जायजा लेकर फौरन रिपोर्ट करने का हुक्म दिए। ईरान के बादशाह के वकील और सुल्तान के वकील सब एक साथ 12 अप्रैल 1799 को तेहरान से निकले थे और लगभग 2 महीनों के बाद वो लोग बंदर अब्बास के पास पहुंचे। यहाँ से वो लोग फिर मस्कट आए और फिर वो लोग मैंगलोर की तरफ रवाना हुए और कुछ महीनों के बाद वो लोग मैंगलोर पहुंचे। और यहाँ मैंगलोर पहुंचने के बाद उन लोगों को ये खबर मिली थी कि कुछ ही दिन पहले हज़रत टीपू सुल्तान शहीद हो गए। दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद ईरान के वकील वहीं से वापस अपने मुल्क लौट गए और इस तरह सुल्तान की मदद के लिए भेजा गया ये मिशन भी फेल हुआ था। दोस्तों, सुल्तान ने एक और बाहरी मुल्क के राजा से मदद मांगी थी जिसको तोड़ मड़ोड़ के सुल्तान के खिलाफ बोलने वाले बोलते रहते हैं। वो एम्बेसी थी अफगानिस्तान के बादशाह जमान शाह के लिए। जी हाँ, ये वही टॉपिक है जिसको लेकर हर जगह पे जोर शोर से उठाया जाता है और ये कहा जाता है कि हज़रत टीपू सुल्तान ने बाहर के मुल्कों के राजाओं को हमारे हिंदुस्तान पे अटैक करने के लिए बुलाए थे। मगर हकीकत तो ये थी कि हमारे हिंदुस्तान पे और सल्तनत मैसूर पे ऑलरेडी अंग्रेज़ अटैक कर रहे थे। तो इन अटैकर से हिंदुस्तान और सल्तनत मैसूर को बचाने के लिए हज़रत टीपू सुल्तान ने बाहर के मुल्कों से यानी अफगानिस्तान से जमान शाह से मदद मांगे थे। दोस्तों, सुल्तान के जमान शाह से मदद मांगने के बारे में मुहिब्बुल हसन की किताब में पेज नंबर 299 में क्लियरली लिखा है। हसन लिखते हैं कि सुल्तान ने जमान शाह से मदद मांगी थी, ये सच है, मगर अफगानिस्तान और साउथ इंडिया के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों मुल्कों के बीच में इतनी डिस्टेंस को देखकर पता चलता है कि जमान शाह की मदद आना इम्पॉसिबल था। क्योंकि सोच कर देखिए कि अगर सिर्फ 2-3 वकीलों का यहाँ से वहाँ पहुँचने में महीनों लग जाते थे तो एक बड़ी फौज को अफगानिस्तान से निकल के सल्तनत मैसूर तक आने में शायद सालों लग जाते। और साथ ही ज़मीनी रास्ते से अफगानिस्तान से मैसूर लगभग 3000 या 4000 किलोमीटर दूर है, जिसमें कई बड़ी सल्तनतें मौजूद थी जैसे कि सिख, राजपूत और मराठा एम्पायर्स। और क्या वो लोग जमान शाह की फ़ौज को इस तरह से उनकी सरहदों से गुजरने देते? कभी नहीं। बस इसी बात से हमें पता चल सकता है कि जमान शाह कभी भी सुल्तान की मदद के लिए आ ही नहीं सकता था। हाँ, मगर एक इंसिडेंट ज़रूर हुआ है कि जिसको कहा जाता है कि सुल्तान की मदद की रिक्वेस्ट की वजह से जमान शाह ने 1798 के आखिर में लाहौर पे कब्जा कर लिया था। मगर वो बस कुछ ही महीनों तक वहाँ पर रुक सका था, क्योंकि ईरान की तरफ से जब उसकी खुद की सल्तनत के ऊपर हमले किए जा रहे थे तो अपनी सल्तनत को बचाने के लिए जमान शाह ने जनवरी 1799 में ही वापस अफगानिस्तान लौट गए थे। और दोस्तों, याद रखिए, ये वाकया 1799 जनवरी में हुआ था, तो सुल्तान की शहादत से लगभग 4 महीने पहले। तो यहाँ तो सवाल ही नहीं आता है कि जमान शाह इंडिया तक कभी पहुँच भी सकता था। दोस्तों, किरमानी ने भी अपनी किताब के पेज नंबर 168 में इस बात को लिखा है। और साथ ही किरमानी ने एक और जगह के बारे में भी लिखा है कि वहाँ पे भी सुल्तान ने वकीलों को मदद के लिए भेजे थे, और वो जगह थी कच्छ यानी गुजरात। दोस्तों, इस रियासत में सुल्तान के वकील कब पहुँचे और कच्छ में उस वक्त रूलर कौन थे, या और सुल्तान की मदद के लिए वो लोग क्यों नहीं आए और उन वकीलों का वहाँ पर क्या हुआ, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। और इंशाल्लाह अगर मैं कभी फ्यूचर में कच्छ गया और वहाँ पर जाकर वहाँ की हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर पाया तो मैं कोशिश करूँगा ये पता करने की कि उन वकीलों का क्या हुआ था, और ख़ास करके उन लेटर्स का क्या हुआ जिसको सुल्तान ने उन कच्छ के राजाओं के लिए लिखे थे। और दोस्तों, ये था एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन उन एम्बेसीज और उन मिशंस के बारे में जो सुल्तान ने 4th एंग्लो मैसूर वॉर से पहले मदद के लिए भेजे थे। और आखिर में मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि उस सिचुएशन में खुद को इमेजिन करके देखिए जिसमें हज़रत टीपू सुल्तान थे। सुल्तान की जगह पर कोई भी होता तो डायरेक्टली अंग्रेज़ों से सब्सिडरी ट्रीटी पे साइन कर लेता और अपने राजपाट को बचा लेता, मगर सुल्तान ने ऐसा नहीं किए। वो इसलिए क्योंकि सुल्तान जानते थे कि अंग्रेज़ यहाँ पर हम हिंदुस्तानियों को लूटने और हमारे बीच में इस भाईचारे को डिवाइड करने के लिए आ रहे हैं। और साथ ही अंग्रेज़ों के अंदर एक वाइट सुप्रीमिस्ट वाला नोशन है, यानी वो गोरे हैं तो हमसे बेहतर हैं, ये उन लोगों के अंदर एक मेंटालिटी है। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान पे कब्जा करने के बाद उन लोगों ने हमारे बीच में वही डाल दिए। दोस्तों, आप लोग अंग्रेज़ों की हिस्ट्री उठा के देखो, ये लोग जहाँ भी जाते हैं पहले वहाँ के लोगों को नीचा दिखाते हैं और फिर उनको कमज़ोर करके वहाँ पर हुकूमत करते हैं, और फिर उन लोगों को पूरी तरह से बर्बाद करके वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं।
और साथ ही आप ये भी देखिए कि इन लोगों ने काले अफ्रीकन्स के साथ क्या किया था। मगर अफसोस की बात यह है कि आज भी कुछ लोग इन अंग्रेज़ों की लिखी हुई झूठी हिस्ट्री को पढ़कर हमारे ही देश के अंदर एक वीर योद्धा के बारे में बुरा कहते हैं। दोस्तों, आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि एक पॉलिटिशियन और एक वॉरियर में क्या फ़र्क होता है। अगर हम लोग ये समझ जाएं तो हम हज़रत टीपू सुल्तान की शख्सियत को आसानी से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।